इंसानी दिमाग का आखिर क्या होता है जब वो किसी भयानक राज को बहुत गहराई में दफनाने की कोशिश करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। मतलब क्या वो राज चुपचाप मर जाता है या फिर वो दिमाग के अंदर ही अंदर सड़कर किसी ऐसी खौफनाक चीज में बदल जाता है जो एक दिन भौतिक रूप लेकर आपके सामने आ खड़ी होती है? सच कहूं तो वो कभी मरता नहीं है, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। एकदम सही कहा। तो हमारी आज की इस डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस स्रोत का यानी जिस कहानी के अंश का विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम है द गर्ल इन येलो द लास्ट स्टॉप। हाँ, और इसके जो डिटेल्स है ना वो सच में मतलब रातों की नींद उड़ाने वाले हैं। बाप रे, बिल्कुल। और आज हमारा मिशन महज कोई भूत की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि हम उस गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव की चीरफाड़ करेंगे जो अलौकिक खौफ और इंसान के अतीत के पापों के बीच पनपता है। क्योंकि जब हम डर और अपराध बोध यानी गिल्ट के संगम को देखते हैं तो अक्सर वास्तविकता और भ्रम के बीच की जो रेखा होती है ना वो एकदम धुंधली हो जाती है। हाँ, वो लाइन मिट सी जाती है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें यही जांचने का मौका देता है कि कैसे एक इंसान का अनसुलझा गिल्ट उसके आसपास की पूरी दुनिया को एक डरावने एक भयानक दुस्वप्न में बदल सकता है। सही बात है। ये कहानी सिर्फ किसी बाहरी खतरे के बारे में नहीं है, ये उस खतरे के बारे में है जो इंसान के अपने ही अंदर से जन्म लेता है। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसा विवरण है जो तुरंत दिमाग की बत्ती जला देता है। वो हाईवे वाला सीन। हाँ, रात का समय है। एक सुनसान हाईवे पर भयानक बारिश हो रही है और सड़क पूरी तरह से काले शीशे की तरह चमक रही है। एकदम सन्नाटा और वो बारिश की डरावनी आवाज। एग्जैक्टली। तभी बस एक स्टॉप पर रुकती है और पीले रंग की ड्रेस पहने एक लड़की बस में चढ़ती है। लेकिन स्रोत में दी गई सबसे अजीब बात यह है कि वो बिना छतरी के बस में चढ़ती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी गीली नहीं है। बाप रे। उसके कपड़े, उसके बाल, सब कुछ एकदम सूखा है। मतलब ये कैसे संभव है? मनोविज्ञान में इसे समझना बहुत दिलचस्प है। ये विवरण इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे अंदर संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारा दिमाग ना अपने आसपास के माहौल से लगातार जानकारी इकट्ठा करता रहता है। जब बाहर इतनी भारी बारिश हो रही हो तो दिमाग अपने आप उम्मीद करता है कि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति गीला होगा। जाहिर सी बात है, पानी है तो इंसान भीगेगा ही। बिल्कुल। लेकिन जब वो लड़की एकदम सूखी अवस्था में अंदर आती है तो ये एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बात हमारे दिमाग के तर्क तंत्र को चुनौती दे देती है। आग को लगता है कि कुछ तो बहुत गलत है यहाँ। एकदम सही। ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संकेत है कि अब भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के सामान्य नियम यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं और यहीं से सामान्य स्थिति से खौफ की ओर पहला कदम उठता है। और खौफ भी ऐसा, मतलब जिस माहौल में ये सब हो रहा है वो कोई आम माहौल नहीं है। स्रोत के अनुसार बस का कंडक्टर, जिसका नाम राकेश है, और जो ड्राइवर है वो दोनों ही बहुत अनुभवी हैं। हाँ, उन्हें 11 साल का अनुभव बताया गया है ना? हाँ, 11 साल का अनुभव, और वो भी इस अगरतला के पुराने रूट पर। रात के 11:40 हो रहे हैं और बस में सिर्फ 6 यात्री हैं। एक तो रात का वक्त, ऊपर से सुनसान रास्ता। बिल्कुल। अकेलेपन और वो बारिश की लगातार आवाज का जो मिश्रण है ना, वो वैसे ही इंसान को बहुत असुरक्षित महसूस कराता है। वो एक तरह की आइसोलेशन वाली फीलिंग दे देता है। हाँ, और फिर जब राकेश उस लड़की से टिकट के लिए पूछता है तो वो अपने बालों से ढके चेहरे के साथ एक बहुत ही फटी हुई एकदम सूखी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहती है, लास्ट स्टॉप। ये जो आवाज का सूखापन है ना, ये फिर से उसी असंगति को पुष्ट करता है जिसके बारे में मैं भी बात कर रही थी। हाँ। वो विरोधाभास। हाँ। बाहर इतनी ज्यादा नमी है, इतनी बारिश है, लेकिन उस लड़की का पूरा अस्तित्व उसकी आवाज तक पूरी तरह से सूखी और जीवनहीन महसूस होती है। और ये विरोधाभास, ये अजीबपन अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब राकेश उसे टिकट देता है। वो छूने वाला हिस्सा। हाँ, बाप रे, वो हिस्सा पढ़कर ही रूंगटे खड़े हो गए थे। जैसे ही उनका हाथ छूता है, राकेश को तुरंत महसूस होता है कि उस लड़की का हाथ बारिश या उस ठंडे मौसम की वजह से ठंडा नहीं है। वो कुछ और ही ठंडक थी। हाँ, वो मुर्दे जैसा ठंडा है।
स्रोत में साफ लिखा है कि त्वचा छूते ही राकेश को अपनी बाह में सुइयां चुभने जैसा महसूस होता है। अगर मैं इसके पीछे के तंत्र को, मतलब इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करूं, तो ये सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस को छूने जैसा है। अरे बहुत ही सटीक तुलना किया है आपने, है ना? क्योंकि ड्राई आइस सिर्फ ठंडी नहीं होती, उसका तापमान इतना ज्यादा कम होता है कि वो छूते ही त्वचा की कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को तुरंत नष्ट करने लगती है। बिल्कुल। जिससे दिमाग को ठंडक का नहीं बल्कि जलने का सिग्नल मिलता है। एक ऐसा दर्द जो सुन कर दे। हाँ, और जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह हमारे शरीर की एक चरम रक्षा प्रणाली है। डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। जब हमारे नर्वस सिस्टम को कोई ऐसा स्पर्श महसूस होता है जो जीवन के अनुकूल नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी मृत शरीर की अत्यधिक ठंड, तो वो तुरंत दर्द के रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर देता है, ताकि हम अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लें। हाँ, राकेश का अपना शरीर, उसकी अपनी नसें उसे चीख चीख कर बता रही थी कि वो जिसे छू रहा है वो जीवित इंसानों की दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। बाप रे। और ये शारीरिक चेतावनी उस बड़े मनोवैज्ञानिक खौफ का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर थी जो आगे आने वाला था। बिल्कुल, क्योंकि असली मनोवैज्ञानिक खौफ तो तब शुरू होता है जब बस उस छोटे बन के घने जंगल में पहुंचती है। वो जंगल वाला हिस्सा सच में बहुत भारी है। हाँ, अचानक से बिना किसी खराबी के बस का इंजन बंद हो जाता है, सारी लाइटें बुझ जाती हैं, घुप अंधेरा और सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज। सोचकर ही घुटन सी महसूस होती है। और तभी बस के अंदर बैठी एक बुजुर्ग महिला डर से कांपते हुए राकेश को बताती है कि उसने उस पीले कपड़े वाली लड़की को उसी सुबह देखा था और वो मर चुकी थी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे डर का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है इस पल में। स्वरूप बदल जाता है मतलब कैसे? देखिए, अब तक जो डर था वो किसी बाहरी अनजान चीज का था। एक अजीब लड़की बस में आई है, बस खराब हो गई है, ये सब। हाँ, एक नॉर्मल डर। लेकिन बुजुर्ग महिला का ये दावा कि वो लड़की मृत है, ये उस बस के अंदर के सीमित और बंद माहौल को अचानक से एक कब्रगाह में बदल देता है। अब डर मौत की निश्चितता का है कि मौत उनके साथ उसी बस में सफर कर रही है। बिल्कुल। और इसके बाद जो दृश्य स्रोत में वर्णित है, सच बताऊं तो वो पूरी कहानी का सबसे खौफनाक पल है। वो खिड़की वाला दृश्य। लड़की बस की पिछली सीट पर बैठी है, लेकिन ठीक उसी समय, उसी पल विंडशील्ड के बाहर बस के सामने उस घने कोहरे और बारिश के बीच एक बिल्कुल वैसी ही आकृति खड़ी दिखती है। पीली ड्रेस, लंबे बाल। ये दृश्य ने इंसान की वास्तविकता को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। मतलब एक ही इंसान एक ही वक्त पर अंदर और बाहर। हाँ, इसे डॉपलगैंगर प्रभाव या द्वैत का एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण कह सकते हैं। हमारा मानव मस्तिष्क इस तरह के विरोधाभास को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। दिमाग हैंग हो जाता होगा। एग्जैक्टली। जब दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि असली खतरा अंदर बैठा है या बाहर खड़ा है, तो वो सीधे पैनिक की स्थिति में चला जाता है। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज पर बहुत जोर देना है। जब बाहर वाली आकृति कोहरे में गायब होती है, तो अंदर बैठी लड़की अचानक खड़ी हो जाती है। और उसके चलने का जो तरीका बताया गया है, हाँ, स्रोत में उसके चलने के तरीके का जो वर्णन है वो बहुत ही अजीब है। लिखा है कि उसके शरीर की हरकतें बेतुकी थीं, जैसे उसके सारे जोड़ अपनी लय से बाहर हो और उसका सिर एक तरफ बहुत ज्यादा, मतलब अस्वाभाविक रूप से झुका हो। क्या ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, जिसे हम अनकैनी वैली कहते हैं। अनकैनी वैली थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? आसान शब्दों में कहूँ तो जब कोई चीज बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती है लेकिन उसकी हरकतें पूरी तरह से इंसानी नहीं होती, तो ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरी घृणा और डर पैदा करता है। अच्छा, मतलब वो इंसान है भी और नहीं भी। हाँ, विकासवादी मनोविज्ञान या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार ये हमारे पूर्वजों से मिली एक प्रवृत्ति है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें बीमार या मृत शरीरों से दूर रहने की चेतावनी देता है, ताकि हम किसी संक्रमण का शिकार ना हो जाए। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब दिमाग हमें बचा रहा होता है। बिल्कुल। वो लड़की दिखने में इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी वो टूटी हुई बेतुकी हरकतें चिल्ला कर राकेश के दिमाग को बता रही थीं कि वो एक लाश है, वो जीवित नहीं है। बाप रे। और वो लाश जब अपना सिर उठाती है तो उसका चेहरा पीला और पानी से एकदम सूजा हुआ होता है। पानी में डूबने की वजह से। हाँ, और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। मतलब कोई पुतली नहीं, कोई सफेद हिस्सा नहीं, एकदम गहरा कालापन। और इसके साथ ही बस के अंदर का पूरा माहौल बदल जाता है।
बस की लाइटें फट जाती हैं और अचानक से सड़े हुए पानी और नदी की वो अजीब सी बदबू आने लगती है। और तापमान का गिरना भी। हाँ, तापमान इतना गिर जाता है कि यात्रियों को अपनी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगती हैं। अब मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है। जी पूछिए। क्या भूत का ये घिनौना रूप और माहौल में ये जो अचानक बदलाव आए, क्या ये सिर्फ एक जंप स्केयर है या फिर वो जानबूझकर उन अपराधियों को वही दर्द, वही घुटन और वही जमा देने वाली ठंड महसूस करा रही है जो उसने खुद मरते वक्त झेली थी? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। सच कहूं तो ये कोई साधारण डराने का प्रयास नहीं है। मनोविज्ञान में इसे हम एक तरह का जबरन अनुभव या फोर्स्ड एम्पैथी कह सकते हैं। फोर्स्ड एम्पैथी मतलब जबरदस्ती महसूस करवाना। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक आघात या बहुत ज्यादा दर्द में होती है, तो ऐसी कहानियों में वो अलौकिक शक्ति केवल अपना डरावना रूप नहीं दिखाती, वो अपना दर्द बांटती है। खाई का माहौल है जहां उसकी तड़प तड़प कर जान गई थी। बाप रे। मेरा मतलब है ये बहुत ही दर्दनाक है। और यहीं से हम इस पूरी घटना की असली जड़ तक पहुंचते हैं, अतीत के पाप। हाँ, क्योंकि ये सब बिना किसी वजह के तो नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं, ये खौफनाक घटना अकारण नहीं थी। बस में अचानक उस लड़की की आवाज गूंजती है, लेकिन स्रोत में लिखा है कि एक इंसान की आवाज नहीं थी। वो कई आवाजों का मिश्रण थी ना। हाँ, वो कई लोगों की मिलीजुली आवाजों जैसी लग रही थी, जो चीख कर पूछती है, तुमने मुझे वहाँ क्यों छोड़ दिया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आवाज केवल एक भूत की आवाज नहीं है। तो फिर क्या है ये उस अपराध बोध की, उस गिल्ट की सामूहिक आवाज है, जिसे उस ड्राइवर और राकेश ने अपने अंदर सालों से या उन 3 दिनों से दबा रखा था। यह असल में उनका अपना ज़मीर है, अपना विवेक है, जो बाहर आकर उन पर ही चीख रहा है। और इस आवाज के सामने, इस भयानक सच के सामने ड्राइवर टूट जाता है। वो रोते हुए एक ऐसा सच कबूल करता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हाँ, वो एक्सीडेंट वाला सच। 3 दिन पहले एक भयानक तूफान के दौरान उन्होंने इसी लड़की को अपनी बस से टक्कर मारी थी। और वो जिंदा थी उस वक्त। वही तो सबसे भयानक बात है, वो जिंदा थी, लेकिन अपनी बस में अवैध यात्रियों को बिठाने के जुर्म में पुलिस से बचने के लिए, सिर्फ चालान या जेल से बचने के लिए, उस ड्राइवर और राकेश ने एक जिंदा तड़पती हुई लड़की को जंगल के पास पानी से भरी एक खाई में मरने के लिए छोड़ दिया। ये इंसानियत का सबसे स्याह रूप है। मतलब उन्होंने अपनी एक छोटी सी परेशानी से बचने के लिए किसी मासूम की जान ले ली। एकदम स्वार्थ की हद है ये। हाँ, और जैसे ही ये काला सच शब्दों के रूप में उस बंद बस के अंदर गूंजता है, वो अलौकिक प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हिंसक हो जाती है। बिल्कुल। सच बाहर आते ही बस के नीचे से खटखटाने की तेज आवाजें आने लगती हैं, नॉक नॉक नॉक, जैसे कोई बस के लोहे के फर्श को नीचे से बुरी तरह पीट रहा हो। बस के शीशे, जो अब तक कोहरे से सफेद थे, वो अचानक पूरी तरह से काले पड़ जाते हैं। और सबसे खौफनाक बात, बाहर से दर्जनों गीले हाथों की छापें उस काले शीशे पर पड़ने लगती हैं। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, ये बेहद प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। बिल्कुल। बस के नीचे से वो जो खटखटाने की आवाज आ रही थी, वो दरअसल उस लड़की के उन आखिरी पलों का भौतिक चित्रण है, जब वो उस पानी की खाई में फंसी होगी, जब वो बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रही होगी। हाँ, और वो जो शीशे पर गीले हाथों की छापें हैं, वो उस घुटन, उस छटपटाहट और उस संघर्ष का प्रतीक है। ये भूत महज कोई अंधा बदला नहीं ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो एक अदालती सुनवाई कर रहा है। वो अपना सच, अपनी तड़प पूरी दुनिया के सामने, या कम से कम उनके सामने ला रहा है। और ये सुनवाई तब एक फैसले तक पहुंचती है जब ड्राइवर फूट फूट कर रोने लगता है, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। वो अपना जुर्म पूरी तरह से मान लेता है। हाँ, और जैसे ही वो अपना जुर्म स्वीकार करता है, वो लड़की उसे घूरती है, बिना कुछ कहे वापस अपनी सीट पर जाती है और अपना सिर झुका लेती है। उसी पल बस का इंजन चालू हो जाता है और लाइटें वापस आ जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगता है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि सच कबूलने से भूत शांत हो गया और उनकी सजा खत्म हो गई? नहीं, सजा खत्म नहीं हुई, बल्कि वो एक नए और भी अधिक भयानक चरण में प्रवेश कर गई। वो कैसे? भूत ने बस को इसलिए चालू होने दिया क्योंकि उसका प्राथमिक लक्ष्य सच को सतह पर लाना था, जो पूरा हो गया।
लेकिन किसी जुर्म को सिर्फ कबूल कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि उसके मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिणाम हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और जो घटना के बाद होता है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। राकेश के साथ जो हुआ। हाँ, सब कुछ सामान्य होने के बीच जब बस चालू हो जाती है, वो लड़की अचानक राकेश की तरफ मुड़ती है। वो उसका हाथ कसकर पकड़ती है और कहती है, तुमने मुझे सबसे पहले छुआ था। बाप रे। और इतना सुनते ही राकेश दर्द से चीखते हुए फर्श पर गिर जाता है। फर्श पर वही कीचड़ वाला सड़ा हुआ पानी फैलने लगता है। बाकी के यात्री अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। और जब राकेश पीछे देखता है? जब राकेश मुड़कर पीछे देखता है तो वो सीट पूरी तरह से खाली होती है। वहां कोई लड़की नहीं होती। वहां सिर्फ एक गीला टिकट बचा होता है जिसपे लिखा है लास्ट स्टॉप। वो सड़ा हुआ पानी और वो जो गीला टिकट है वो इस बात के भौतिक प्रमाण है कि जो कुछ भी उस बस में हुआ वो कोई सपना या उनका वहम नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो चीज इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा उलझा देती है वो है घटना के बाद हुई पुलिस की जांच। हाँ, सीसीटीवी वाली बात। हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि बस सच में उस जंगल वाले इलाके में 47 मिनट तक रुकी रही थी। लेकिन जब बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज जांची गई तो उसमें बस में केवल 5 यात्री ही चढ़ते हुए दिखे। पीले कपड़ों वाली वो लड़की किसी भी कैमरे में कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ये इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। सीसीटीवी फुटेज में लड़की का ना होना इस पूरी घटना के भौतिक स्वरूप पर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर कैमरे ने उसे देखा ही नहीं तो क्या वो सच में वहां थी भी? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इसके बाद किरदारों का जो हश्र होता है वो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। ड्राइवर इस पूरी घटना के सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो भारी शराब पीने लगता है और 1 साल के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। गिल्ट इंसान को अंदर से खा जाता है। बिल्कुल। और राकेश की बाह पर 5 उंगलियों के जलने का एक गहरा निशान बन जाता है जो कभी ठीक नहीं होता। वो वही हाथ था जिससे उसने उसे टिकट दिया था। हाँ, और अंत में स्रोत में बताया गया है कि सर्दियों की एक रात राकेश एक चाय वाले को ये पूरी कहानी सुनाता है। फिर वो सड़क के पार देखता है और उसे वही पीली ड्रेस वाली लड़की बारिश में खड़ी दिखती है। और उसके बाद राकेश हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पुलिस को सिर्फ जंगल की तरफ जाते हुए कीचड़ भरे पैरों के कुछ निशान मिलते हैं, बस। सच में रोंगटे खड़े करने वाला अंत है। मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझाना चाहूंगा। ये पूरा अनुभव एक धीमे जहर या किसी खतरनाक वायरस की तरह काम कर रहा है। वायरस? कैसे? उस भूत ने या फिर उनके उस अपराध बोध ने उन्हें तुरंत उस बस में नहीं मारा। उसने उनके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में खौफ का एक बीज बो दिया। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वायरस था जो उनके अपराध बोध को ही अपना भोजन बनाता था। ये बहुत गहरी बात है। और अंततः उसने ड्राइवर को शारीरिक रूप से और राकेश को मानसिक रूप से पूरी तरह निगल लिया। ये एनालॉजी इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। जब अपराध बोध बहुत ज्यादा गहरा होता है ना, तो वो इंसान की अपनी वास्तविकता को ही नष्ट कर देता है। हाँ, इंसान पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। ड्राइवर की जो मौत शराब से हुई वो दरअसल सच्चाई से पलायन का एक तरीका था, और राकेश का गायब होना इस बात का प्रतीक है कि वो पूरी तरह से अपने अतीत के उस अंधेरे में समा गया। तो आखिर इन सबका क्या मतलब है? हम इस पूरी चर्चा को कैसे समेट सकते हैं? मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है। हाँ, द गर्ल इन येलो द लास्ट स्टॉप केवल एक बस में घटित हुई कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये इस शाश्वत सत्य का प्रतीक है कि इंसान अपने द्वारा किए गए अपराधों से कभी भी पूरी तरह भाग नहीं सकता। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। कौन सा सवाल? खासकर जब हम उस सीसीटीवी फुटेज वाले हिस्से पर दोबारा विचार करते हैं। अगर कैमरे में कोई लड़की थी ही नहीं, और अगर बस के स्टार्ट होते ही वो सारे काले शीशे, वो बदबू सब अचानक गायब हो गए, तो क्या ये संभव है कि ये पूरी घटना एक शेयर्ड हेलुसिनेशन यानी सामूहिक भ्रम का मामला हो? सामूहिक भ्रम मतलब दोनों ने एक ही सपना देखा? हाँ। क्या ड्राइवर और राकेश के दिमाग ने, जो उस अपराध के भारी बोझ तले पूरी तरह दब चुके थे, खुद ही अपने बचाव के लिए या सजा के लिए इस खौफनाक भूत को जन्म दे दिया? ये तो मनोविज्ञान में ऐसे कई मामले होते हैं जहां अत्यधिक तनाव और अपराध बोध में 2 लोग एक ही भ्रम को बिल्कुल सच मान लेते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। लेकिन फिर उस सवाल का क्या जो इस पूरी मनोवैज्ञानिक थ्योरी को चुनौती देता है? कौन सा सवाल? अगर वो लड़की केवल उनके दिमाग का भ्रम थी, अगर वो सच में बस में थी ही नहीं, तो राकेश के हाथ पर 5 उंगलियों के जलने का वो भौतिक निशान कहां से आया? ये बात तो है। क्या कुछ पाप इतने गहरे, इतने काले और इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते? क्या अत्यधिक अपराध बोध वास्तविकता की सीमाओं को तोड़कर
अपने लिए एक अलग और खौफनाक भौतिक दुनिया का निर्माण कर सकता है? क्या इंसान का अपना गिल्ट ही एक अलौकिक शक्ति बन सकता है जो आपके शरीर पर जलने के निशान छोड़ दे? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी आम भूत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब यह है कि सबसे खतरनाक राक्षस बाहर किसी अंधेरे में नहीं, बल्कि हमारे अपने ज़मीर के अंदर बसते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब कोई अकेले किसी सुनसान सड़क पर सफर करता है तो अतीत कभी लास्ट स्टॉप पर नहीं उतरता। वो हमेशा आपके साथ साथ चलता है, बस उस पल का इंतजार करता है जब वो सामने आकर अपना न्याय मांग सके। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।